Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of February 2025. तो गाइज आज है तारीख 23 फरवरी 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। लेकिन इस आर्टिकल को हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, सेशन शुरू हो चुका है, तो अपने पेन पेपर और साथ ही साथ में जो मैप है इसको लेकर बैठना। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस बीच बीच में आती रहती हैं, तो उसको मैप में हाथों हाथ मार्क करते चलना। जितना ज़्यादा आप मैप को देखोगे आपको उतना ज़्यादा बेटर तरीके से क्लैरिटी मिलती रहेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा पूरे लेक्चर को एज इट इज़ यहाँ पर लिख के उतार देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो लेक्चर के डिटेल नोट्स तो आपको मिल जाते हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको लेक्चर पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को सुनते रहिए आराम से, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको 2-3 लाइनों में लिख लीजिए। यानी पूरे लेक्चर का जो पूरा सार होने वाला है वो आपको एक A4 शीट के अंदर में उतार लेना है। ये आपको एट द लास्ट बहुत हेल्प करेगा। आप डेली बेसिस पे एक A4 शीट तैयार कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में चीज़ों को क्रिएट कर लेंगे, वो आपको लंबे समय तक याद रखने की क्षमता प्रोवाइड करवाएगा। और मान लो 30 डेज़ का आपने 30 पेपर में शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लिए हैं। ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट नोट से क्या होगा, चीज़ें याद रख पाओगे। और फिर जब आप उसी चीज़ को डिटेल्ड वे में रिवाइज करोगे तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वो डिटेल्ड वाले नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं पेड ग्रुप्स के अंदर में, इन्फॉर्मेशन आपको नीचे लाइन में चलता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। फिलहाल आज सेशन में सबसे पहला टॉपिक जिसकी चर्चाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं, जीएस पेपर नंबर 2 डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है नया चाइना का वायरस, यहाँ पे आज चर्चाओं में है। चाइना में एक और नया बैट वायरस देखने को मिला है, बिल्कुल कोविड जैसी सिमिलर सिचुएशन, वही वुहान लैब और वही यहाँ पर उस प्रकार का कोविड वायरस के बारे में बात हो रही है। लेकिन ये जो वायरस है, नया जो वायरस फाउंड किया गया है, इसमें भी एक कैपेबिलिटी है कि ये किसी जानवर से सीधा इंसान में फैल सकता है। दैट मीन्स आपको पता है कोई वायरस जानवर से इंसान में फैलता है उसको हम कहते हैं जूनोटिक वायरस। तो ये भी जूनोटिक वायरस है। सब कुछ सिमिलर है जैसा पहले कोविड में हुआ था। इस वजह से वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स मेंशन कर रहे हैं, क्या ये कोविड 2.0 का समय आ चुका है, क्या दुनिया इसके लिए प्रिपेयर है या नहीं। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये सारी जो डिटेल्स हैं वो अमेरिका की साइड से रिलीज़ की गई हैं। आज दुनिया भर में इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि अभी तक इंसान में कोई भी ऐसा केस नहीं पाया गया है इस वायरस की वजह से। लेकिन ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा जो एक स्पैन था इस पूरे वायरस का, 3 साल तक हमने ये सब कुछ सहा है, इतने लाखों लोगों की जान गई है, तो ऑब्वियसली बात है उस डिस्ट्रक्शन को हम जानते हैं। आज दुनिया की इकॉनमी को इतना पीछे ढकेल दिया है उस पुराने कोविड वायरस ने, आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख पा रहे होंगे। और वही 2020 वाला समय वापस आ रहा है क्या, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो ये जो नया कोरोना वायरस अभी चाइना के अंदर में वही सिमिलर जगह वुहान लैब में जो पाया गया है, इसका नाम है HKU5COV2। ये डिस्कवर्ड किया गया है रिसर्चर्स के थ्रू वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर में, वही एक लैब जो 2020 में भी काफ़ी चर्चाओं में थी। क्योंकि आपको पता है 2020 में भी ये बोला गया था कि ये जो कोरोना वायरस फैला है उसके पीछे का रीज़न या तो ये हो सकता है कि इस लैब से ये वायरस लीक हो गया हो, या फिर दूसरा रीज़न ये मेंशन किया गया कि ये जो वायरस है ये बेसिकली किसी इंसान के अंदर में इम्पैक्ट हुआ और उस इंसान से दूसरे इंसान के अंदर में ये बीमारी लगातार फैलती चली गई। इवन अमेरिका का कहना या ट्रंप का कहना तो ये था कि चाइना ने ये वायरस लीक किया है, चाइना की लैब से यहाँ पर ये वायरस लीक हुआ है। इवन इसको कोरोना वायरस ना कह के ट्रंप ने अपने पिछले वाले टेन्योर के समय पर यह मेंशन कर दिया था कि ये चाइना वायरस है।
आपको याद आ रहा होगा ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जब हम इन सब चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। वैसे डिस्कशन तो बहुत पहले से चलता है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखी हैं। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या वाकई में HKU5CoV2 यहाँ पर जो पाया गया है ये बिल्कुल सिमिलर है सार्स कोव 2 के साथ में? जी बिल्कुल, कोविड-19 से बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता है ये नया वाला वायरस। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअली में, जो सार्स CoV2 था, जो हमारा पुराना वाला कोरोना वायरस था, ये एक मानव के अंदर में एंटर करता है सबसे पहले ह्यूमन सेल्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो एंट्री होती है एक मानव की कोशिका में, कैसे होती है? ACE2 रिसेप्टर के माध्यम से। ये एक रास्ता है जिसके थ्रू एक इंसान के अंदर में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलने लगते हैं, और ऐसा ही पुराना कोविड के थ्रू भी हुआ था। लेकिन ये जो नया वाला वायरस है HKU5CoV2 जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने अभी तक किसी ह्यूमन सेल्स को इतना ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं किया है, ये बताया जा रहा है। मतलब अभी तक इंसान में कोई ऐसा केस नज़र नहीं आया है, और ह्यूमंस के अंदर में ये फैलने का जो रिस्क है वो कम है पहले वाले वायरस के कंपैरिजन में। ऐसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन ये आता है, मतलब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते, तो कहें क्या? रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों, आपको वायरस का नेचर पता होना चाहिए। जैसे चाहे हम कोविड की बात करें, जो वायरस है ना, समय के साथ में इसमें म्यूटेशंस होते हैं। म्यूटेशंस मतलब कुछ चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, और वो बदलाव कभी कभी बहुत घातक भी हो सकते हैं। कोविड के समय पर भी आपने देखा होगा, एक नया वेरिएंट फैल रहा है, फिर उसके बाद एक और नया वेरिएंट आ गया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यही था क्योंकि वायरस के नेचर में बदलाव होता रहता है, और अगर यहाँ पर ये म्यूटेशन होते रहते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर जो ये नया वायरस डिस्कवर किया गया है, इसमें म्यूटेशंस होते रहे, बदलाव अगर होते रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है ये इंसान के अंदर में भी इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाए, देन ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन भी पॉसिबल है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, आज हमारे दुनिया के अंदर में इतने सारे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं कि आज हम इस वायरस को वापस पहले की तरह हैंडल करने के लिए इतना ज़्यादा मजबूती से प्रिपेयर नहीं है। इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में बहुत मैसिवली काम किया है। अभी ज़रा इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंप्लीकेशंस को देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि वही वाला दृश्य दोबारा हमारी दुनिया फेस करे। लेकिन फ्यूचर थ्रेट्स हो सकते हैं, कई साइंटिस्ट यहाँ पर इसके बारे में मेंशन कर चुके हैं, और इवन बिल गेट्स का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने पहले भी यहाँ पर मेंशन, मैंने डिजीज़ एक्स के बारे में पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो डिजीज़ एक्स के बारे में जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, बिल गेट्स ने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी कि आने वाले कुछ सालों के अंदर में हो सकता है दुनिया एक और पैंडेमिक को फेस कर सकती है। लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा वैक्सीनेशन के ऊपर में काम करना होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगी, जैसे ही इस वायरस की इंफॉर्मेशन लीक होती है, ये दुनिया में इंफॉर्मेशन आती है इस नए वाले वायरस की, जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी है, इनके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने लग गए। लोगों को पता है कि मान लो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर केस आता है जिसके अंदर यहाँ पर ये वायरस फैल जाता है और एक पब्लिक कंसर्न पैदा कर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक पेंडेमिक रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये लोग यहाँ पर सोच के, ऑब्वियस सी बात है, वैक्सीन मैन्युफैक्चर जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उनके अंदर में इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है। जो स्टॉक प्राइसेस हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के, वो तेज़ी से इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, भारत के लिए क्या यहाँ पर सूचना आती है, भारत के ऊपर में क्या इम्प्लीकेशंस हमको देखने को मिलेंगे? सबसे पहली चीज़, इंडिया को अपना खुद को मजबूत करना ज़रूरी है। हमारे पास में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है ताकि इस बढ़ते हुए वायरस को हम ट्रैक कर सकें कहाँ कहाँ तक ये पहुँच रहा है, क्योंकि एक बार अगर ये फैलना शुरू हो गया तो उसके बाद में रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। देन इंडिया की बात करेंगे तो ग्लोबल हेल्थ के मामले में एज अ मेजर प्लेयर के तौर पर उभर कर आया था कोविड-19 के समय पर। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ इंडिया इस तरीके से ग्रो करेगा। इंडिया ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव वैक्सीन मैत्री को शुरू किया, बहुत सारे आसपास के पड़ोसी देशों की मदद की, हमने वैक्सीन्स इनको एज अ फ्री के कॉस्ट में प्रोवाइड करवाया इन लोगों को, अपने आसपास के पड़ोसी देशों को, तो वहाँ पर हेल्प करते हुए इंडिया नजर आया है। तो आज हमारे लिए क्या करना है? पब्लिक अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि इस वायरस का रिस्क अभी लो है। तो लोगों को साफ सफाई मेंटेन करना होगा, जैसे कोविड के समय पर था। बाहर से आ रहे हो, हाथ पैर धो, मास्क पहनो, अगर आप बाहर जा रहे हो, स्पेशली आज अगर आप हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं तो मास्क पहन कर ही जाएं,
टाइमली वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करवाए जाएं। यही सब काम करना ज़रूरी है अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सेव करना है यहाँ पर इस वायरस से। लेकिन वही है कि इसके कुछ जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो नया वायरस चाइना के वुहान में पाया गया है, इसने वापस से कोविड-19 को लेकर डिस्कशन शुरू कर दिया है। कंट्रीज़ यहाँ पर जैसे चाहे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हो गई, ये सब चिंताएं आज के समय पर प्रकट कर रही हैं कि हम नहीं चाहते ऐसा कोई दृश्य वापस आए। चाइना को अभी यहाँ पर थोड़ा सा और सख्ती अपनाने की ज़रूरत है। इंडिया की जो लीडरशिप है वैक्सीन डेवलपमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ये कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हैं और आज इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? जो एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों यहाँ पर वायरस स्टडी को लेकर या वैक्सीन्स के स्टडी को लेकर, तो उनका कहना यह है कि ये जो HKU5CV2 यानी कि जो ये नया वायरस है ना, हमें इसको लेकर ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए, है ना। कोई स्पेकुलेशन नहीं करना है, कोई सट्टेबाजी नहीं करनी है कि हाँ भाई इतने केसेस आ सकते हैं या ऐसे वायरस फैल सकता है। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो साइंटिफिक एविडेंस पे प्रोवाइड करवानी ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर ठोस सबूत पर इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लोगों में पैनिक क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। फिर हमें वन हेल्थ अप्रोच को फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है, मैंने बताया ना, दुनिया भर की कंट्रीज़ आज बढ़ चुकी हैं, वो वाला 2020 वाला दृश्य आज नहीं है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अमेरिका विड्रॉ कर चुका है। तो हमें फोकस करना होगा ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, तीनों के एस्पेक्ट में साथ में चीज़ों को फोकस में रखना होगा। हमें एक स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा, दुनिया भर की कंट्रीज़ को साथ में आना होगा ताकि हम किसी भी प्रकार की जूनोटिक डिजीज़ को फैलने से रोक सकें। जूनोटिक डिजीज़ वही है जो जानवरों से इंसान में फैलना शुरू हो जाती है। हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स के अंदर में, ताकि ऐसा अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम हम तैयार कर लें कि भविष्य में कोई फ्यूचर पैंडेमिक आता भी है तो उसकी वार्निंग हमको पहले मिल जाए और हम सतर्क हो जाएं और हम शुरू से ही अपने एक्शन लेना शुरू करें और इतनी तबाही ना मच पाए। तो आई होप आपको इसके बारे में जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर ये वाला PDF देखा, इसमें हम लोगों ने अभी चाइना के इस आर्टिकल के बारे में डिस्कशन किया। फिर आज न्यूज़पेपर में दोस्तों एक टॉपिक है जहां पर DRDO ने सबमरीन प्लान के अप्रूवल के बारे में मेंशन किया है। तो वो सबमरीन प्लान क्या है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ साथ सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है कि कैसे नोट्स बनाने हैं, आर्टिकल से क्या क्या चीज़ें हैं जो हेल्पफुल हो सकती हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही और भी आर्टिकल्स है दोस्तों। आज हमारे पास में सुपर कंप्यूटर या फिर कह सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर एक बहुत शानदार टॉपिक है ना। तो उसको लेकर सभी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट फोटोज़ इसमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आप इसको आराम से यहाँ पर ले सकते हैं, आप इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर पर आते हैं, और अगला जो न्यूज़ है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार एंड बहुत ही ज़्यादा काम का है। कैसे पढ़ना है आइए थोड़ा सा बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने अखबार तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपके सामने ये प्रेजेंट किया गया है। DRDO दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आज भारत के लिए डिफेंस सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत सारे वेपन्स को यहाँ पर हमारे साथ में तैयार करती है। DRDO ने एक नया प्लान तैयार किया है और उस प्लान में हमारा फोकस है इंडिजीनियस सबमरीन्स को बनाना। सबमरीन्स यानी कि यहाँ पर इस तरीके से पनडुब्बी होती है जो समुद्र के नीचे चलती है, ठीक है। हम ये वर्ड तो देखो, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है इंडिजीनियस, यानी खुद से सबमरीन को बनाने की बात कर रहे हैं। अपने देश का ही इसमें जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसको हम यूज करेंगे और खुद से ये सबमरीन बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यह है कब बनाएंगे,
तो ये जो प्लान है दोस्तों, ये अप्रूवल के लिए जा चुका है, कुछ महीनों में अप्रूवल मिलेगा, देन उसके बाद में इसका डिज़ाइन बनेगा, देन कंस्ट्रक्शन शुरू होगा एंड देन फाइनली इसके ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। यानी काफ़ी साल लगने वाले हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो अभी यहाँ पर केवल अप्रूवल की बात की जा रही है, जहाँ पे हम खुद से इन सबमरीन्स को बना रहे हैं। आपने प्रोजेक्ट 75 आई का नाम सुना होगा, एंड देन नाउ न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो है प्रोजेक्ट 76। ये जो काम हो रहा है, नई सबमरीन्स हम खुद से बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट 76 के तहत बना रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। प्रोजेक्ट 76 के तहत इसको बनाया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ, प्रोजेक्ट 75, 75 आई एंड 76 के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे आपको एग्ज़ाम में मतलब घुमाया जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, तो इसके बारे में क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। आइए पहले हम डीआरडीओ के इस इंडिजीनियस प्लान के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही गेन कर ली है। देखिए, इंडिया आज दो मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर में फोकस कर रहा है। इन प्रोजेक्ट के तहत हम अपने लिए सबमरीन्स यानी पनडुब्बियां बना रहे हैं। रीज़न यह है क्योंकि हमें चाइना को काउंटर करना है। भारत का एक बहुत बड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ में लगती है, 7,500 से ज़्यादा बड़ी किलोमीटर की बाउंड्री हमारी कोस्टल बाउंड्री है, और इंडियन ओशन यहाँ पर इंडिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम नहीं चाहते चाइना का अग्रेशन या चाइना का इंटरफेरेंस इंडियन ओशन में लगातार इंक्रीज होता रहे, तो हमें चाइना को काउंटर करने के लिए अपने सबमरीन्स को इंप्रूव करना होगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ सबमरीन चाइना इज अ फार अवे फ्रॉम इंडिया। चाइना बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, उनके पास में इतनी सारी सबमरीन से इतने सारे शिप्स उन्होंने डेवलप कर रखे हैं, तो हमें यहाँ पे काउंटर करने के लिए अपने आप को इंप्रूव करना होगा। बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान चाइना का एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्टनर है। चाइना को अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ी इंडिया को काउंटर करने के लिए, तो वो इन्हीं सबमरीन्स को उठा के पाकिस्तान को दे देगा। तो हम नहीं चाहते कि आने वाले समय भविष्य में पाकिस्तान के पास में कोई और एडवांस सबमरीन्स, कोई और एडवांस फाइटर जेट्स चाइना पहुंचा दे और वो थोड़ा हम लोगों से ज़्यादा आगे निकल जाएं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है क्योंकि भविष्य में अगर आप देखोगे तो एक वॉर का सिचुएशन बन सकता है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कोई वॉर वाला सिचुएशन बने, क्योंकि हमने अभी इतिहास देखा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो इजराइल गाजा पट्टी का वॉर हो, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, कितना ज़्यादा ह्यूमन लॉस, कितना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हमको देखने को मिलता है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं शांतिपूर्वक मामला निपटता रहे, लेकिन हमारे पड़ोसी देश शायद ना चाहें, क्योंकि बॉर्डर पर डिस्प्यूट बना रहता है, दोनों कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन अच्छे हैं नहीं। टू फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन भी अगर भविष्य में बने तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होकर चलना होगा। दैट इज़ वाई भारत आज दो सबमरीन प्रोजेक्ट्स को साथ में लेकर चल रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन्स को डेवलप कर सकें। और ये हम 3 प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट 75 है, दूसरा है 75 आई एंड थर्ड वन इज़ जो नया वाला है वो है प्रोजेक्ट 76, जिसके तहत हम खुद से सबमरीन तैयार कर रहे हैं। खुद से मतलब इंडिजीनियसली, और इंडिजीनियसली जब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है तो इसमें 90 to 95% लोकल कंटेंट का यूज़ होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा। 90 to 95%, दैट मीन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट उस पूरे पनडुब्बी का जो भी मटेरियल, जो भी सामान, जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो सब डीआरडीओ के तहत और इंडिया खुद से प्रिपेयर करेगा, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा मजबूत कर रहे होंगे, इंडियन ओशन के अंदर में अपनी नेवी की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे होंगे। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोजेक्ट 76? ये प्रोजेक्ट 76 है क्या? चलिए बात करते हैं। देखिए, अभी क्या हो रहा है, जो ये प्रपोजल है ये इसको लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल में बताया, क्योंकि ये जो प्रपोजल है ना, ये आने वाले कुछ महीनों में दिया जा सकता है, अप्रूवल दिया जा सकता है इसको। तो अभी इसको लेकर पूरा डिस्कशन चल रहा है, और आने वाले 2 महीनों में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो इसको अप्रूवल दे सकती है, क्लियर कर सकती है। जैसे ही यहाँ पर इस प्रपोजल को क्लियरेंस मिल गया तो 2 से 3 साल लगेंगे यहाँ पर सबमरीन को डिज़ाइन करने के लिए, 5 साल लगेंगे इसके कंस्ट्रक्शन में, यानी उस डिज़ाइन को उसका फिजिकल रूप देने के लिए। फिर 8वें साल में यहाँ पे हम देख सकते हैं लगभग 8 साल लग जाएंगे हमें पहला खुद का सबमरीन बना के तैयार करने में। तो इतना मान के चलो 8 ईयर्स का समय लगने वाला है इन अप्रूवल्स को मिलने के बाद भी, तो इस वजह से तैयारी अभी की जा रही है। तो जो हम खुद से सबमरीन बनाएंगे प्रोजेक्ट 76 के तहत, उसके स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स क्या होंगे, चलिए समझते हैं।
जो पनडुब्बी हम बनाने वाले हैं उसका जो टोटल वेट होने वाला है वो लगभग 3000 टन के आसपास होगा। इसमें हमने लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है जो अटैक कर सकेगी। ऐसी मिसाइल्स यहाँ पे सबमरीन पर हम लगाएंगे, ठीक है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो हम अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन वाली जो टेक्नोलॉजी है उसी का यूज़ कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इंडिजिनियसली काम चल रहा है तो 90 to 95% हमारे देश का कंटेंट इसमें यूज़ होने वाला है, जिसमें चाहे वो हमारे देश के वेपन्स यानी हथियार हो, कॉम्बैट सिस्टम हो, सोनार हो, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, पेरिस्कोप्स एंड एटसेट्रा। ये इंडिजीनियस कंटेंट की बात हो गई। अब बात आती है यहाँ पर इंपोर्ट्स के बारे में कि 90 to 95% तो अपने देश का सामान इस्तेमाल करेंगे, बाकी यहाँ पर 5% जो बचा वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसमें हम इंपोर्ट क्या करने वाले हैं? इंपोर्ट में हम चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने वाले हैं, जिसके बाद 100% हमारा खुद का जो ये सबमरीन प्रोडक्ट है वो तैयार हो पाएगा, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्ट 76 की बात बताई है, याद रखिएगा। कितना समय लगने वाला है? अभी तो बस खाली काम शुरू किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 76 की बात कर रहे हैं, जो भी अभी सब डिस्कशन हुआ है। नाउ, इससे पहले सबमरीन्स बनाने के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 75I एंड प्रोजेक्ट 75। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भी डिले चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 75I की जब हम बात करते हैं तो ये जर्मनी और इंडिया के बीच का कोलैबोरेशन है, जहां पर भारत जर्मनी की मदद लेकर सबमरीन्स को बना रहा है। इसमें इंडिया का MDL और जर्मनी की TKMS इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन किया गया है। इसमें टोटल 70,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट आने वाली है। पहले बोल रहे थे 43,000 करोड़ आएगी, बाद में इसको बढ़ा दिया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन होगा आने वाले 2 साल में। पहली सबमरीन की डिलीवरी 7 साल में होने वाली है। तो आप इमेजिन कीजिए, इसमें भी बहुत समय लगने वाला है, जो हम जर्मनी के साथ में मिलकर बना रहे हैं। लेकिन ये जर्मनी के साथ मिलकर बना रहे हैं, दैट मीन्स वो इंडिजीनियसली 100% नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट 76 के तहत जो तैयार कर रहे हैं वो हम खुद से सबमरीन को तैयार कर रहे हैं, अकेले DRDO के दम पर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, ऐसा हमें करने की क्या जरूरत पड़ गई? चलते रहें तो जैसे चल रहा था मामला। आज हमें इतना सब कुछ डेवलपमेंट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? रीजन मैं आपको बता चुका हूं। मेन रीजन है चाइना, पाकिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम यह भी है कि आज के समय के हिसाब से इंडिया का जो टोटल स्ट्रेंथ है सबमरीन का वो ओनली 17 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। जो हमारी नॉर्मल सबमरीन है वो 17 सबमरीन है, जिसमें से बहुत सारी पुरानी भी हो चुकी हैं। 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन यहाँ पर जल्दी आने वाली है, इनकी फर्स्ट डिलीवरी 2030 तक हो जाएगी। फिर कुछ प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। SSBN, SSN करके न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, इनको भी तैयार किया जा रहा है। इनमें भी 4 से 5 साल लगने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे चल रहा है सबमरीन्स का। तो सबमरीन के मामले में आज हम उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं जितना हमारा पड़ोसी देश स्ट्रांग है, बिकॉज चाइना के पास में 60+ सबमरीन्स प्रेजेंट हैं, याद रखिएगा। 60 से ज़्यादा सबमरीन है, और वो ऑफिशियल नंबर क्या होगा वो छिपा के बैठे होंगे, वो नहीं पता। प्रॉब्लम यह है, चाइना आज पाकिस्तान को अपनी सबमरीन सप्लाई कर रहा है। ये भारत के लिए चिंता का विषय बनने वाला है। और हमें अगर चाइना के नेवल इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करना है तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए अपनी खुद की सबमरीन्स को डेवलप करने की, जिसको लेकर आज वर्क शुरू हो चुका है। हमें यह भी कोशिश करना होगा कि जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर में निर्भरता कम करें। हमने इसमें यह ध्यान दिया है। प्रोजेक्ट 76 में 90 to 95% हम खुद से चीज़ों को डेवलप करेंगे। अदरवाइज उससे पहले के जितने प्रोजेक्ट्स हैं या पहले की सबमरीन्स हैं उसमें ज़्यादातर हम रशिया, फ्रांस या जर्मनी के ऊपर में निर्भर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बाकी और भी फर्दर ऐसी निर्भरता बनी रहे। हम चाहते हैं खुद से इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना, इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को मजबूत करना, मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर ये सबमरीन इस्तेमाल की जा सकेगी। ये सबसे बड़ा फायदा है ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, तो काम कब तक होगा? प्रॉब्लम यह है कि काम में समय लगने वाला है, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं। सबसे पहला चैलेंज यहाँ पर यह है कि प्रोजेक्ट 75I को ही अगर हम देख लें, बहुत पहले से बात हो रही है, लेकिन डिले पे डिले होता चला गया, और डिले पे डिले होने की वजह से आज तक हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसा ही प्रोजेक्ट 76 के साथ में ना हो जाए, ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका उपाय यही है, टाइम पर यहाँ पे आप जो खरीद रहे हैं उसके अग्रीमेंट्स करें, निगोसिएशन में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी की ना बना के रखें, चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। और दूसरी समस्या हमारे सामने यह है, हम जब प्रोजेक्ट की शुरुआत रखते हैं ना तो वो कम रहता है, धीरे धीरे देखते हैं उसके दाम बढ़ते चले जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट 75 का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था स्टार्टिंग में वो 43,000 करोड़ था,
अचानक से बढ़ाकर यहाँ पर उसको 70,000 करोड़ करना पड़ा। वही सिमिलर सिनेरियो प्रोजेक्ट 76 में भी देखने को मिल सकता है। और इतना पैसा अगर आपने बजट के लिए रखा नहीं है तो मामला डिले पे डिले हो जाएगा, देरी पे देरी होती रहेगी। तो यही तो प्रॉब्लम है। तो सरकार को यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि भाई आप एफिशिएंट कॉस्ट प्लानिंग शुरू से करके चलें और शुरू से ही यहाँ पर यह मामला हैंडल किया जाए। फिर प्रॉब्लम यह भी है कि भारत ऐसी सबमरीन्स बना तो रहा है, उन सबमरीन को चलाने के लिए क्रू मेंबर्स भी तो चाहिए होंगे ना। और आज हमारे पास में क्रू मेंबर्स का शॉर्टेज है, क्योंकि इन लोगों को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, कि स्पेशलाइज नेवल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो हमें यहाँ पर इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन जो नज़र आता है वो यह है, इंडिया में इन ट्रेनिंग्स को और ज़्यादा मजबूत करना। और वो कैसे कर सकते हैं? अच्छे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाकर। आपको पता होगा इंडिया में सबमरीन को लेकर एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए एक पर्टिकुलरली स्कूल बनाया गया जिसका नाम है INS सतवहना। ये शायद आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, शायद वहीं पर है। तो यहाँ पर बात हो रही है सबमरीन ट्रेनिंग स्कूल के बारे में। ठीक है, ऐसा स्कूल इंडिया के पास में है। हमें यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और ज़्यादा मजबूत करना होगा और बड़े लेवल पर ये प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाने होंगे, ताकि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास में प्रेजेंट हो जो सबमरीन को चला सकें। नाउ अब बात आती है यहाँ पर प्रोजेक्ट 75I के बारे में, क्योंकि अभी जितना भी डिस्कशन किया है वो सब प्रोजेक्ट 76 को लेकर है। थोड़ा बहुत कंपैरिजन 75I से मैंने कर दिया है कि 75I पे डिले हो रहा है, क्योंकि 75I में भी हमारा जो मेन पर्पज़ है, जर्मनी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन तो कर रहे हैं, यहाँ पर हम 6 एडवांस लेवल के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को तैयार करने की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे सबमरीन जिसमें AIP टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। AIP टेक्नोलॉजी लगाने से वो पनडुब्बी लंबे समय तक पानी में रुक सकती है, उसको बार बार बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। यानी दुश्मन पकड़ नहीं पाएगा, हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि समुद्र के अंदर लंबे समय तक हम टिक सकते हैं। समझ रहे हैं? और यही हमको चाहिए भी। तो प्रोजेक्ट 75I में ये सब होने वाला है ना। अब मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ये डिफरेंस पता चल चुका है बिटवीन दी प्रोजेक्ट 75I एंड प्रोजेक्ट 76, जो नया वाला प्रोजेक्ट है जो अभी हमने आर्टिकल में डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक प्रोजेक्ट छूट रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75। यहाँ पे कोई आई नहीं है, केवल प्रोजेक्ट 75। और प्रोजेक्ट 75 के तहत अगर आप देखोगे तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, इसमें फ्रांस से हमने मदद लेकर अपने कलवरी क्लास की 6 सबमरीन्स को तैयार करवाया है। इसमें भी इंडिया ने अपना कंटेंट इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत कम, 30 to 40%। तो इंडिजनाइजेशन यहाँ पर प्रॉपर मात्रा में नहीं है। समझ रहे हैं? जो केवल प्रोजेक्ट 75 है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको केवल प्रोजेक्ट 75 की बात बताऊं ना, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास की 6 सबमरीन्स भारत के पास में आ चुकी हैं। पहली INS कलवरी है 2017 में, ये फिर उसके बाद INS खंदेरी, INS करंज, वेला, वगीर, वक्षीर, जो जनवरी 2025 में इंडक्ट की गई। तो ऐसी सबमरीन्स इंडिया के पास में है। तो प्रोजेक्ट 75 फिर भी चलो देर से इंप्लीमेंट हुआ, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ। क्वेश्चन हमारे पास में प्रोजेक्ट 75I एंड प्रोजेक्ट 76 को लेकर है, क्योंकि इनमें चैलेंजेस हैं। और चैलेंजेस मैं आपको बता चुका हूँ, डिले पे डिले हो रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, कई बार यहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, टाइमलाइंस अभी बहुत समय होने वाला है, अभी सालों साल लगने वाले हैं। हम डिलीवरी की तो अभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो अप्रूवल भी नहीं मिला है। अप्रूवल मिलेगा, देन डिज़ाइन तैयार होगा, देन कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, देन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, देन वेरियस ट्रायल्स होंगे, देन फाइनली हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सबमरीन को डिलीवर किया जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है, क्लियरिटी मिल चुकी है। इस क्लैरिटी को दिमाग में बना के रखना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा, नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। यहाँ पर बात हो रही है क्वांटम फेनोमेना के बारे में। क्वांटम फेनोमेना क्या है, आइए बात करते हैं। देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो नॉर्मली यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप अपने पास में कोई कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते होंगे, ये सारे के सारे यहाँ पर क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे इससे पुराने सिस्टम देखोगे तो कंप्यूटर्स धीरे धीरे करके ओरिजिनेट हुए, और धीरे धीरे करके हमने क्या देखा, कंप्यूटर का साइज छोटा होता चला गया और साथ ही साथ में वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता चला गया। उसके पीछे के रीज़न क्या है, बहुत सारी चिप्स हमने डेवलप कर ली, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आप देख पाओगे। इंटेल कंपनी आपको पता होगा, इंटेल की एंट्री हो गई। इंटेल बेसिकली आज यहाँ पर उसका लेटेस्ट i9 प्रोसेसर है,
i9 प्रोसेसर के अंदर में वही सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स का हम यूज़ करते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो माइक्रो प्रोसेसर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स आज के समय पर सबसे बेस्ट चीज़ है, जो बहुत पावर देते हैं। आपके कंप्यूटर्स के अंदर में जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसमें इन माइक्रो प्रोसेसर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। आज यहाँ पर आप देख पाओगे AMD राइजन करके माइक्रो प्रोसेसर्स आते हैं, उसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। इंटेल का वही i7 आप देखते होंगे, i9 जनरेशन है, तो लेटेस्ट जनरेशन है। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट लेटेस्ट जनरेशन है, जो आपकी प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को और ज़्यादा मैसिव तरीके से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि इंटेल जब शुरुआत में आया तो उन्होंने वादा किया था कि हर कुछ कुछ सालों में हम अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की ताकत को बढ़ाते चलेंगे। क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर में प्रॉब्लम यह है कि हमें प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करना है। जितना ज़्यादा कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर पाएगा उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको बेहतर तरीके से और जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा सकेगा। अदरवाइज़ मान लो आज हमारे पास में कंप्यूटर्स में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। आज हम यहाँ पर किसी का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमें अगर बिल्कुल कॉपी करना हो, चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एज इट इज़ पेस्ट करना हो तो समय लगता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है। और वो जो प्रोसेसिंग का टाइम है आज एक्सपैंड हो चुका है। लेकिन अभी इसी समस्या को टैकल करने के लिए दुनिया एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। एक कदम वो कौन सा आगे है? वो है सुपर कंप्यूटर्स की दुनिया। सॉरी, सुपर कंप्यूटर कह रहा हूँ, क्वांटम कंप्यूटर्स की दुनिया। अभी यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर्स में चैलेंजेस हैं। कोई क्वांटम कंप्यूटर तैयार नहीं हो पाया है। जगह जगह यहाँ पर घरों में नहीं प्रोवाइड करवाया जा सकता क्वांटम कंप्यूटर्स। तो क्वांटम कंप्यूटर को लेकर चिप तैयार की जा रही है। याद होगा मैंने आपको गूगल की विलो चिप के बारे में पढ़ाया था। गूगल की एक विलो चिप आई है, ये क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए बनाई गई है। एक ऐसी चिप दोस्तों जो इतनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती है। आप इमेजिन करो, जो आज हमारे इतने शानदार कंप्यूटर होते हैं, इतने नॉर्मल एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं, ये पूरे यूनिवर्स में जितना टाइम है, जितना भी ब्रह्मांड में समय है, हज़ारों कहीं गुना ज़्यादा साल यहाँ पे लग जाएगा। उतना इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे जितना इंफॉर्मेशन कुछ मिनटों के अंदर में ये हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर डेटा को इस तरीके से हैंडल करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर में ताकि वो आपको एक बढ़िया तरीके से आउटपुट दे सके। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार चलता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन जाना नहीं है। आराम से बैठो और अब डिटेल से हर एक चीज़ को समझो। हम क्यों ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट नाम की जो कंपनी है, ठीक है, आप विंडोज़ लैपटॉप चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया क्वांटम चिप बना लिया है दोस्तों। और वो चिप ऐसा दिखाई पड़ता है, ये आप देखोगे। ये नया क्वांटम चिप है और इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत मैसिव हैं। कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं ये एरर फ्री है, आपके कंप्यूटर कभी एरर करेगा ही नहीं, फेल नहीं मारेगा। मैसिव डेटा को प्रोसेस करने की ताकत रखता है यहाँ पर ये क्वांटम चिप। इतनी ताकत है जो नॉर्मल कंप्यूटर ज़िंदगी भर में नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पर चुटकियों में कर देगा ये क्वांटम चिप। कुछ लोगों का मानना है कि अभी भी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ठोस एविडेंस हमको नहीं प्रोवाइड करवाए हैं इस क्वांटम चिप को लेकर, तो हम ठोस एविडेंस की मांग करते हैं। यानी मामला अभी बीच में अटका चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस माइक्रोसॉफ्ट चिप का नाम क्या है? इसका नाम है मेओराना 1। जे साइलेंट है, मेओराना 1, ध्यान रखना, मेओराना 1। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में मेओराना 1 नाम की एक चीज़ चर्चाओं में थी, ये क्या है? तो यह है नई क्वांटम चिप। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, वाकई में कोई डिस्कवरी है या केवल माइक्रोसॉफ्ट ने हाइप जनरेट कर दी है? चलिए आइए तोड़ तोड़ कर समझते हैं चीज़ों को। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में नया क्वांटम चिप दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, नाम है उसको दिया मेओराना 1। और ये जो चिप है इसके अंदर में 4 क्यूबिट्स प्रेजेंट है, याद रखिएगा, जो नए स्टेट ऑफ मैटर से बना है। यही तो मामला खटक रहा है, न्यू स्टेट ऑफ मैटर। आप साइंस पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमारे प्राइमरी मैटर्स हैं, प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर। चीज़ें सॉलिड में, सॉलिड उसको शेप देगा, है ना, लिक्विड वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, गैस बाकी चीज़ों को भरेगा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ते हैं ना, ये आपके स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है हमने एक नया स्टेट ऑफ मैटर क्रिएट कर लिया है। इसी सॉलिड, लिक्विड, गैस में आप एक और चीज़ ऐड कर दो, विच इज़ मेओराना। माइक्रोसॉफ्ट का क्लेम यह है कि मेओराना के पार्टिकल्स हमने बनाए हैं और ये मेओराना के पार्टिकल से ये पूरा मेओराना 1 नाम का क्वांटम चिप तैयार करा गया है। और ये चिप क्या कर सकता है? क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से, एरर फ्री, कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन मैंने आपको बताया ना, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो उलझे पड़े हैं इस क्लेम को लेकर। उनका कहना यह है कि अभी भी हम खोज कर रहे हैं, ज़्यादा एविडेंस मिल नहीं रहे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर कह रहा है वो हमें पच नहीं रहा है। ठीक है, अब चीज़ें समझना होगा, आपको ये क्लियर करना होगा कि आपके जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं और क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, इसके बीच में फ़र्क क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा फ़र्क है, आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आपके जो नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं ना, इसमें जो डेटा प्रोसेस होता है वो आपका बिट्स में होता है, ठीक है। और जो क्वांटम कंप्यूटर्स है इसमें क्यूबिट में होता है। अब ये क्या मतलब है, ये बिट क्यूबिट क्या है, आइए ज़रा इसको भी थोड़ा समझते हैं। जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं ये ऑपरेट करते हैं बिट्स के ऊपर में। अब जो बिट्स यानी कि हम बाइनरी डिजिट्स की बात कर रहे हैं। बाइनरी डिजिट्स मतलब 2 डिजिट्स। आप जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह डालते हैं इन कंप्यूटर्स के अंदर में, ये 2 डिजिट्स पे काम करते हैं, वो है 1 एंड 0। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं ट्रांजिस्टर्स ऑन यानी 1, ऑफ यानी कि 0। तो 1 और 0 आप इस तरीके के देखते होंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, इस तरीके की यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है मतलब कि ये रहती है। यानी इन बाइनरी डिजिट्स पर जो हमारे सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं, क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, वो काम करते हैं। आप जितना भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो इन्हीं बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होता है। इन्हीं बाइनरी डिजिट्स के माध्यम से सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर में वर्क करती है। यानी इन 2 डिजिट्स पे कंप्यूटर चलता है, 1 0 1 0। अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर है इसमें आ गया है आपका क्यूबिट। क्यूबिट यानी कि अब यहाँ पर ये ज़्यादा डिजिट्स पे काम कर पाएगा। क्यूबिट्स अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। क्यूबिट्स में यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा, पूछा जा सकता है क्वांटम सुपरपोजिशन क्या है। क्वांटम सुपरपोजिशन ये वह कंडीशन है जब कंप्यूटर्स के अंदर में आप ऐसा चिप ऐड कर देंगे जिससे अब ज़्यादा डिजिट में, जैसे बाइनरी डिजिट में केवल 1 या 0 1 या 0 केवल एक डिजिट एक बार में वर्क कर रही है, उस हिसाब से यहाँ पे कंप्यूटर्स प्रोग्राम करता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में आपका सिंगल डिजिट पे भी काम कर सकता है और 0 एंड 1 सेम टाइम पर भी यहाँ पर एक साथ ये काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो क्वेबिट्स हैं, ये क्वेबिट के अंदर में क्या होता है, जो सेम वैल्यू है वो एक साथ यहाँ पर वर्क कर सकती है। तो सेम वैल्यू एक साथ वर्क कर रही है, मतलब इसका आउटपुट आपको ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर मिलेगा। क्वांटम कंप्यूटर्स की जब बात करते हैं तो ये भविष्य के कंप्यूटर्स, फ्यूचर कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जो आगे दुनिया को बदल सकते हैं। मान लो इसमें हमें सक्सेस अगर प्राप्त हो जाती है, जिसको लेकर कंपनियां भागी फिर रही हैं और आज यहाँ पे कंपनियों के पसीने छूटे पड़े हैं, वो सही तरीके से चीज़ों को डेवलप नहीं कर पा रही हैं। अगर ये तैयार हो जाता है, लिटरली रिसर्च ये बताता है एक इंसान की जो ज़िंदगी आज एवरेज 60 65 70 80 साल है, वो बढ़कर 150 200 साल हो सकती है। मेडिसिन के अंदर में, दवाइयों के क्षेत्रों में एक नई क्रांति, बीमारियां दुनिया से ख़त्म की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेडिकल्स के अंदर में, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उन सबको अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर्स में थोड़ा प्रोसेस करने के लिए छोड़ दें, समय बहुत लगेगा, वही डेटा झट से प्रोसेस कर देगा क्यूबिट। जितना डेटा प्रोसेस करने में बिट्स के बेसिस पे जब ये प्रोसेस होगा और ये नॉर्मल कंप्यूटर प्रोसेस करेंगे, इनको ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन क्यूबिट्स यहाँ पे जल्दी जल्दी ये काम कर पाएगा। बीमारियों को ख़त्म करने के यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाएगा। एआई के अंदर में एक नए लेवल पर क्रांति होगी। सारी चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर चेंज हो सकती हैं। मैंने जब बताया ना, एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो 150 200 साल तक हो सकती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये क्यूबिट्स आपको, यानी क्वांटम कंप्यूटर्स आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस वजह से कंपनीज़ के बीच में रेस लग रही है। आपको ये समझ में आ गया ना बिट और क्यूबिट क्या है। जो ये बिट है बाइनरी डिजिट है, आपके नॉर्मल कंप्यूटर में यूज़ होता है 1 0 1 0 करके। क्यूबिट्स जो है यहाँ पर आपके 1 0 और 1, यानी ये दो जो डिजिट है वो एक साथ भी इस्तेमाल हो जाती हैं, तो ज़्यादा डेटा को ये प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता रखने से फ़ायदा क्या होगा, सिंपल सी बात है। ये हमने यहाँ पर एक पज़ल बनाया और ये दूसरा पज़ल बनाया। जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, जो आपके क्लासिकल कंप्यूटर्स जिसका आप यूज़ कर रहे हो, आप उससे कहोगे इसमें से रास्ता खोज के बताओ भैया कि रास्ता कहाँ पर है। और इसको यहाँ पर आपने क्या करा, कंप्यूटर में डाल दिया, इनपुट दे दिया। अब कंप्यूटर इसका जो आउटपुट देगा वो नया चार्ट देगा आपको और बोलेगा ये है रास्ता यार, सीधा ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, और ऐसे करके आप निकल जाओगे। तो केवल इसने एक रास्ता दिया है, एक समय पर एक रास्ता दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग लिमिट है। बिट्स, बाइनरी डिजिट 0 या 1 में ये काम कर रहा है, इन 2 डिजिट्स के आधार पर काम करता है, ऑन 1 ऑफ 0। समझ रहे हैं? तो इसने एक रास्ता यहाँ पर आपको दे दिया, जबकि क्वांटम कंप्यूटर दोनों डिजिट्स या फिर मल्टीपल डिजिट्स पे बेसिकली यहाँ पर ये काम कर सकता है।
तो ये 2 डिजिट्स को एक साथ भी यहाँ पे प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो क्वांटम कंप्यूटर है, सेम जो क्विज पैटर्न है, इसी क्विज को यहाँ पर सीधा क्वांटम कंप्यूटर से जब एनालाइज करोगे तो उसने भी रास्ता दिया, लेकिन पता है दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यहाँ पर यह है कि क्वांटम कंप्यूटर जो रास्ते दिए गए, इसने मल्टीपल पाथ एक साथ बता दिए कि भाई यहाँ पर केवल एक रास्ता नहीं है, एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता यहाँ पर ये भी है निकलने का। जबकि आपके क्लासिकल कंप्यूटर्स ने केवल एक रास्ता दिया है, भाई ऐसे ऐसे आप निकल सकते हैं। तो ये है पावर प्रोसेसिंग की। इसलिए यहाँ पर ये चिप्स डेवलप की जाती हैं ताकि प्रोसेसर को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। और जो ये माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर ये चिप तैयार किया है अपना, जिसको नाम दिया गया मैवराना 1, ये और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। आज कंपनीज के बीच में रेस लग रही हैं। अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां हैं वो अलग अलग प्रकार के क्यूबिट्स को यूज़ कर रही हैं, चाहे गूगल हो, IBM हो, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर आज इस टोपोलॉजिकल क्यूबिट का इस्तेमाल कर रहा है जो मैवरेना पार्टिकल्स के ऊपर बेस्ड है। मैवरेना पार्टिकल जिसको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है दिस इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, जो भी सॉलिड लिक्विड गैस है उसके साथ साथ यहाँ पर एक नया स्टेट ऑफ मैटर हमें मिल चुका है, वो है मैवराना पार्टिकल्स। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये मैवराना पार्टिकल्स हैं क्या? इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी एटोरे मैवराना की साइड से 1937 में। ये क्वासी पार्टिकल्स हैं दोस्तों, पूरे फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, याद रखिएगा। क्वासी पार्टिकल्स यानी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर इसको आधे पार्टिकल्स की कैटेगरी में रखा गया है और बोला जाता है कि हम इसको टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर के फॉर्म में रख सकते हैं। इनके खुद के एंटी पार्टिकल्स होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल जाती है कि इन मैवराना पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो उनको बनाया कैसे जाता है। इन मैवराना पार्टिकल्स को लैब में बनाया जाता है कुछ स्पेशल मटेरियल यूज़ करके, जिसमें हमारा इंडियम, आर्सेनाइड एंड एल्यूमिनियम होगा, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने इस्तेमाल किया इसी तरीके से। तो इन्होंने एक ऐसी चीज़ बना ली जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने प्रोसेसर तैयार किया और नाम दे दिया मैवराना 1। लो भाई, आ गई क्वांटम कंप्यूटिंग की एक नई चिप, इसको लगाओ कंप्यूटर में और एरर फ्री काम करो। क्वांटम कंप्यूटिंग को आप प्रोसेस कर सकते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग स्टेबल होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, स्मूथली काम करेगा। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का कहना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को यहाँ पर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस चिप। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। ये तो बहुत अच्छा काम किया माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली जो सारे के सारे क्लेम करे हैं, इसको लेकर बहुत सारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो हैं वो चिंतित हैं। वो आज भी यहाँ पर खोज रहे हैं कि मामला क्या वाकई में सही है। थोड़े से वो कंफ्यूज हुए हैं, थोड़े से उलझ चुके हैं इस डेटा में जो माइक्रोसॉफ्ट क्लेम कर रहा है। तो उसके ऊपर में जो रिसर्चेस हैं अभी फर्दर जारी हैं। इसी प्रकार की चिप हाल ही में गूगल की विलो चिप इंट्रोड्यूस हुई थी, याद होगा, एक खतरनाक चिप जिसके आगे ये आपके जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ना, ये भी फेल हैं। यानी इसके आगे भी ज़िंदगी है एक और, उसके आगे क्या होगा वो नहीं पता। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि कितना गहराई तक हम जा चुके हैं। तो एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कुछ तो डाउट है। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्चुअली यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है मैवराना पार्टिकल्स को लेकर, इसको लेकर एक्सपर्ट्स के पास में कुछ डाउट हैं, अभी भी कुछ संदेह है सामने। जो भी होगा वो सामने निकल कर आएगा। और बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि मैवराना पार्टिकल की जो डिस्कवरी है, इसको लेकर बहुत सारे पहले क्लेम्स करे गए थे, बाद में डिसअप्रूव किया गया। आज माइक्रोसॉफ्ट खुद यहाँ पे ऐसे अटेम्प्ट कर चुका है जो फेल अटेम्प्ट हो चुके हैं 2018 में। पहले भी यहाँ पर इस तरीके के काम कर चुका है जो फेल हो चुके हैं। तो अभी भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन क्लेम करना क्या ये बिलीवेबल होगा? क्योंकि प्रॉब्लम यह है, काफ़ी एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जल्दबाजी मचा दी है और कोई भी सटीक सबूत नहीं प्रोवाइड करवाया है इस पर्टिकुलर पार्टिकल को लेकर। क्योंकि काफ़ी पेपर ये ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मैवराना पार्टिकल जिसका यूज़ करा है माइक्रोसॉफ्ट ने इस चिप के अंदर, इवन नाम ही इसका मैवराना 1 रख दिया है। काफ़ी लोगों का मानना है कि मैवराना पार्टिकल्स आज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है ही नहीं, तो आपने बनाया कैसे? तो काफ़ी लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर मतलब कंसर्निंग सिचुएशन में जा चुके हैं ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चलो ठीक है, अगर मान लो ये सब कर भी लिया है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ये क्यूबिट्स के फॉर्म में चिप डेवलप हो चुकी है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? आपके स्टेबल क्यूबिट्स होंगे, आपके जो एरर्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में एरर्स देखने को मिला, एक मेजर प्रॉब्लम थी। ठीक है, आज के क्वांटम कंप्यूटर जो भी तैयार हुए हैं उनमें एरर का सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहता है हमारे वाले इससे एरर्स कम हो जाएंगे, हम रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, सटीक हमारे पास में जो एविडेंसेस है वो नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट का कंपटीशन सीधा गूगल और IBM जैसी कंपनी से हैं जो क्वांटम मॉडल्स को इस्तेमाल कर रही हैं बड़े लेवल पर।
और वो प्रूव भी कर चुके हैं चीज़ों को, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का जो ये अप्रोच है, जहाँ तक ये पहुँचे हैं, वो आज भी सही तरीके से, सटीक तरीके से प्रूव नहीं हो पाया है। तो ये चैलेंज है। नाउ क्वेश्चन ये है, ये सब कंपनीज इधर उधर भाग रही है, इतना अल्टीमेट लेवल पर दुनिया जा रही है, इंडिया कहाँ है? इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे लिए भी इंपॉर्टेंस है। हमने भी क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक मिशन लॉन्च किया था लास्ट ईयर, या उससे भी पिछले वाले साल 2023 में, जिसको नाम दिया गया नेशनल क्वांटम मिशन, ताकि हम भी अपनी क्वांटम टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव कर सके। इस मिशन ने 6,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिया कि भारत भी अब क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफी में रिसर्च करेगा, डेवलपमेंट्स करेगा, और इसके लिए इंडिया ये इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये पैसा हम लोगों ने अनाउंस किए। 2023-24 में ये मिशन लेकर आया गया था। टारगेट है 2030 से लेकर 31 के बीच में हम भी क्वांटम टेक्नोलॉजी में कुछ बेहतर कर सकें। अब ध्यान रखना, क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्वांटम सुपर पोजिशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। क्वांटम सुपर इम्पोजिशन की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, जहाँ पे हम 2 डिजिट्स को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना? जब यहाँ पर जो कंप्यूटर्स की जो डिजिट आप स्टोर कर रहे हैं वो पहले 1 या 0 होती है, यानी बाइनरी नेचर में होती है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट इस्तेमाल होता है, या तो 1 रहेगी या 0 रहेगी, या दोनों एक समय पर हो सकती है। वो यहाँ पर कहलाता है क्वांटम सुपरपोजिशन। उसी प्रकार से क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 2 चीज़ें हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सेम है, और एक की आप चेंज करोगे तो दूसरे की अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, है ना? जैसे जैसे आप घुमाओगे वैसे वैसे दूसरा भी बदल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है कि जो भी ट्रांसमिशन है डेटा का, इसमें हम लोग क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज़ करते हैं। तो वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि 2 चीज़ों को हमने आपस में जोड़ रखा है, डेटा को आपस में जोड़ रखा है, क्यूबिट्स को जोड़ रखा है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर बात होती है। फिलहाल ये एक अलग ही लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, और आपको पता है कि जो पूरी टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटर से, ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर में, उसके सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर में वो काम करता है। उसमें गहराई में जाने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी आती है बात साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। इससे यहाँ पर बहुत सारे जो एन्क्रिप्शन मेथड्स हैं उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है वो ब्रेक डाउन किया जा सकता है ना? टेक्नोलॉजीज़ में एक बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, IISc, IIT, TIFR, RRI, ये यहाँ पर आज क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं। DRDO, इसरो भी क्वांटम कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है, ताकि ऐसा कम्युनिकेशन सामने ले आया जाए, क्योंकि जब आपस में बातचीत करते हैं ना, तो बीच में कई बार इन बातचीतों को हैक कर लिया जाता है, इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाती है। तो डिफेंस के पर्पज़ से हम नहीं चाहते ये इन्फॉर्मेशन को हैक किया जाए, या कोई तीसरा व्यक्ति सुन सके इसको हैक करके। तो उसके लिए क्वांटम कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है, ताकि सिक्योर नेटवर्क्स मेंटेन कर सकें और सही तरीके से कम्युनिकेशन को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। ये हो गई बात क्वांटम कंप्यूटर की, और मैवराना 1 के बारे में याद रखिएगा। यूपीएससी ने 2022 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया था। जी बिल्कुल, एक क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से। क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned? यानी कि नीचे ऑप्शन में आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, बताओ इन चारों चीज़ों में जो क्यूबिट वर्ड है, क्यूबिट समझ रहे हैं जो अभी हम लोग लगातार पढ़ रहे थे, है ना? तो जो क्यूबिट वर्ड है ये किस चीज़ के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है बताइए? क्लाउड सर्विस, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? आप आराम से बता सकते हैं सर क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए यह है हमारा आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेक श्योर करें आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, और एक्सपेक्टेशन है 6 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। बाकी यार वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।